संगम नामी साथियों, आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है समन संघ के द्वारा। ये नई दिल्ली के पास में सिविक सेंटर है एमसीडी का, और यहाँ पर भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। बाहर से लोग आए हुए हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं उनका कार्ड बन रहा है और अंदर भारी संख्या में लोग अंदर पहुंच चुके हैं। आपको अंदर के नज़ारे दिखाएंगे। ये हमारे साथी दिल्ली से चल कर आए हैं, शंभुदयाल बोस जी मैदानगढ़ी से। यहाँ पर हमारे तिलकराज जी हैं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हुए हैं और महापुरुषों का साहित्य रखा हुआ है। आपको कुछ भी चाहिए, भोजन, साहित्य, मूर्तियाँ, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। स्टॉप कर दे। यहाँ पर एंट्री होकर यहाँ पर अंदर जाया जा रहा है लोगों को। यहाँ पर उनका जो नंबर है उनको चेक करके उनको अंदर ले जाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से अंदर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए यहाँ से लिफ्ट के अंदर 4th नंबर पे जाना है। तो हम क्या सफल हो सकते हैं। तो संघ में ये हमारी भूमिका है कि हम आने वाले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ताकि सोच पैदा कर सकें और देश और समाज का अच्छा निर्माण कर सकें। ये संघ हमें सिखाता है। इसलिए मेरा पूरा परिवार आज आप देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है, मेरे भाई बहन रिश्तेदार सबके सब। तो संघ से आने के बाद जो संघ में हमें बहनजी बोलते हैं सभी, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम माई के आगे हो, और जैसे आगे बहनजी सुनते हैं आधा किलो खून वैसे ही बढ़ जाता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ये बड़ा मान सम्मान हमें कहीं नहीं मिला। हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमें कहते हैं कि किसी संगठन के मंच पर चले गए या वैसे तरह के, तो लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारे से ऐसे चर्चा करनी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही फ्री माइंड होके बोर्ड संभालते हैं, कंसर्ट देते हैं और अपनी बात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम है वो सिर्फ संघ में है। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 लाइन और बोलूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, सती का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तुझसे मोट बिहारी है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो संघ मुझे माफ करे। संघ विषय दिया गया है इस साल का महत्व। तो संघ का महत्व है कि
भाइयों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं आपसे बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि समन संघ क्या है, समन संघ का इतिहास क्या है, समन संघ क्यों स्थापित हुआ, इसका संदर्भ क्या है और इसको तथागत बुद्ध से पहले कैसा था, बुद्ध ने इसको कैसा फाइन ट्यून किया और सम्राट अशोक ने उसका क्या बेनिफिट उठाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी गहन अभ्यास करने के बाद उसमें से कौन सी चीज दी है और हमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट लगेगा। सबसे पहले मैं समन संघ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संघ ने मुझे यहाँ पर बोलने की अनुमति दी है। तो तथागत बुद्ध से पहले समन संघ था। बुद्ध यानी धम्म इस ग्रंथ में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका जिक्र किया। पहले तो 3 चैप्टर है जिसमें बाबा साहब संदर्भ देते हैं। संघ पहले था, संघ होता कैसे है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जब जुड़ता है और वो साथ साथ रहता है, संग रहता है, तो उसका संघ होता है। और संघ का दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणधर्म है कि संघ होने के बाद हमारे पीछे जितनी भी बुराइयां हैं वो जैसे नदियां समुद्र में समाहित होती है, उस तरह से व्यक्ति का भाव है उस संघ में विलीन हो जाता है। व्यक्ति के बीच में जब तक वो अलग नहीं हो जाता, बुद्ध नहीं हो जाता, तब तक कुछ न कुछ तो भी बुराइयां होती है। और बुद्ध का धर्म निसर्ग का ऐसा नियम है जो कि व्यक्ति को धीरे धीरे प्योर करने के मार्ग पर ले जाता है। धम्म में दलाल कहते हैं कि थोक थोक घने घने रजत का भस्म, जैसा सुनार सोने का चांदी का मर निकालता है, उसको गर्म करता है और निकालता है और 24 कैरेट का सोना हो जाता है। व्यक्ति का भी ऐसा है। व्यक्ति रागच्च दोषच्च मोहच्च पान। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति पैदा इससे होता है क्योंकि उसमें 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है। काम करना, भव करना, विभव करना। काम करना मतलब काम वासना की तृष्णा उस व्यक्ति में होती है। भाव की तमन्ना यानी फिर से निर्माण होने की तृष्णा उसमें होती है। और विभव करना यानी बार-बार उत्पादित होने की तृष्णा उसके बीच में होती है। जब तक ये तृष्णा अविद्या से ग्रस्त होती है और अविद्या की वजह से उसका बार-बार यहाँ पर पैदा होना होता है, तो बुद्ध उसको भाव चक्र में कहते हैं कि अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा सनातन, सनातन पच्चा भस्म, भस्म पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तना, तना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति, जाति जरा मरणं, एवं एतस्य केवलस्य दुःखकरणस्य संभवाति। व्यक्ति अज्ञान में होता है, अविद्या में होता है। बाबा साहब ने 3 गुरुओं को क्यों माना? बाबा साहब इस दुनिया के, आधुनिक दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और सबसे जीनियस व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बुद्ध को इसीलिए माना क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले अज्ञान से विजय दिलाने की शिक्षा दी। दूसरे गुरु कबीर को इसीलिए माना कि कबीर ने भी यही बात कही। और जो भी आप हुए तो अविद्या को मिटाने की आधुनिक भारत में पहली शिक्षा खोल दी। और सारे आधुनिक भारत के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और जितने भी ओपन समाज के लोग हैं और जितनी भी महिला है, ये सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के ऋणी हैं। इसीलिए बाबा साहब ने इन 3 महान समन संघियों को अपना गुरु माना। तो संघ इस्टेब्लिश कैसे हुआ? बुद्ध ने संघ की इस्टेब्लिशमेंट इसलिए करी क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध हुए तो उन्होंने देखा कि सारी दुनिया दुख से ग्रस्त है। और बुद्ध कहते हैं कि मैं भी बुद्ध बनने से पहले ऐसा दुख से ग्रस्त था। मुझमें अविद्या थी और अविद्या की वजह से मैं काम करना, भव करना और विभव करना, इन 3 तृष्णाओं में था। इसीलिए मैं बार-बार निर्माण होता था। अब लेकिन मैं फिर से निर्माण नहीं होगा क्योंकि मेरी तृष्णा ही नहीं बची। तृष्णा यानी आसक्ति, जीने की आसक्ति हो सकती है, संपत्ति कमाने की आसक्ति होती है, स्त्री की, पुरुष की एक दूसरे के प्रति की आसक्ति होती है। लेकिन आसक्ति जब खत्म होती है तो फिर उसका जन्म ही नहीं होता। तो बुद्ध जब बुद्ध बने, उन्होंने देखा कि दुनिया दुख से भरी है, मैं तो दुख से मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? तो
तो वो कहते हैं कि मैं अकेला दुनिया को दुरुस्त नहीं कर सकता, मुझे व्यक्तियों का समूह बनाना है। इसीलिए बुद्ध ने पहली पंचवर्गीय भिक्षु को दीक्षा दी, फिर पंचवर्गीय भिक्षु के बाद फिर यश नाम का व्यक्ति था उसको दी, यश के 54 दोस्त थे उसको दीक्षा दी, और फिर सारिपुत्र मोक्षदाता संजय बेलर के पुत्र को दीक्षा दी। 200 लोग हो गए। तो बुद्ध कहते हैं कि चलो तो भिक्षम भोजन हिताय भोजन सुखाय, चारों दिशाओं में अपनी शिक्षा को फैलाया। यही बात सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध से उठाई। सम्राट अशोक ने तलवार नीचे रख दी, और तलवार नीचे रखने के बाद दुनिया को जीतने की जो युद्ध की नीति है वो छोड़कर धम्म की नीति आरंभ की। सम्राट अशोक अपने शिलालेख में कहते हैं, ऐसा ही विद्या याम धम्म पालना धम्म विधाने सुखिया होगी। मेरे राज्य का कानून कैसा है, ऐसा ही विद्या कैसा है, कहता है कि धम्म पालना धम्म विधाने सुखिया होगी। जो तथागत बुद्ध ने शिक्षा दी है उसी को मैंने अपने शासन का नियम के संगठन से अब मैं जुड़ना नहीं चाहता। संगठन का मतलब है संघ और फिर संघ बना करके ठन जानी। जो संगठन बना है वो उनकी ठनेगी ही ठनेगी, उनकी चल ही नहीं सकती। संघ का बहुत बहुत आभार। संगम नमामि धर्म को दंडामि। मैं यह बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बिना कारण के कोई क्रिया, बिना प्रतिक्रिया क्रिया के बिना नहीं होती। संघ ने मुझे बोलने का जो मौका दिया जा रहा है वो पराठे और अचार, मेरा विषय रहेगा पराठे और अचार। पराठे और अचार का विचार इसलिए आया कि जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं और खाने का टाइम उसके बीच में रहता है, तो उससे तरीके हैं, या तो आप घर से लेकर आइए, या वहाँ बनाइए, या खरीदने का अरेंजमेंट हो। दूसरा संघ में ये भी नियम है कि जो लोगों को संगीत के लिए बुलाता है वो उनका अरेंजमेंट नहीं कर सकता है, किसी के लिए खर्चा करना नहीं है। वही चलने वाली बात है, ना चंदा देना है ना लेना है। तो उसका तरीका यही है, दो तरीके हैं संघ में जो अपनाए जाते हैं। एक, जब अधिक संख्या में समिति लगती है, बहुत बड़ी समिति लगती है 500 उससे ऊपर की, तो दूर दूर से लोग आते हैं और उस टाइम में खाने का प्रबंध वही किया जाता है सभी के लिए। उसमें जो मिनिमम खर्चा होता है, सादा खाना बनता है, वो सब पे डिवाइड किया जाता है। जो छोटी समिति होती है या पास है, उसमें 5-5 के लोग आते हैं 50-100 किलोमीटर के आसपास से, तो उनके लिए संभव है वो घर से अपने 4 रोटी, 4 पराठे, 4 पूरी, जो खाना चाहें, जो खाते हैं वो सारा सामान लाएं। उनसे निवेदन ये किया जाता है भाई थोड़ा सा 10 से 15% एक्स्ट्रा लाना। वो इसलिए कि जो हमारा भाई दूर से आ रहा है और बाइक में नहीं ले पाया है, नहीं आ पाया, तो वो भी उसका भी पेट भर जाए। तो इसलिए अचार पराठे लाने की परंपरा है। सब लोग अपने अपने घर से खाना लाते हैं और मिल बैठ के खाते हैं। वहाँ इतना बढ़िया लगता है, आपसी मतभेद खत्म हो जाता है। जब हम एक साथ बैठते हैं तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। एक दूसरे से मान्यता होता है, वो भी स्वतः हो जाता है। एक बार गले मिल लीजिए, अगर छोटी मोटी गलती भी है तो अगला माफ कर देगा। ये बहुत अच्छे तरीके हैं। संघ में जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं और पिछले 75 साल से लगभग ये देखा जाता है बहुत सारे उपाय किए, लेकिन हमको सफलता नहीं मिली। तो हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमको प्रयास तो करना ही चाहिए। इसी के साथ संगम नमामि मेरे वाचन में या मेरे विचार में कोई गलती हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। और संघ का आदेश है मेरे कुछ 2 शब्द बोलने का। मेरा टॉपिक है संघ का पंजीयन ही, और पंजीयन की जरूरत भी नहीं। पंजीयन का मतलब होता है किसी चीज को आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड करने की एक विधि होती है, और ये विधि क्यों काम आती है? यदि किसी को अधिकार प्राप्त करने हैं या मालिकाना हक के लिए पंजीयन किया जाता है। लेकिन हमारे लोगों ने पंजीयन का मतलब समझा पंजीयन करना,
पंजीयन का मतलब पंजे में जकड़ना। सारे संगठन के जो नेता हैं उन्होंने जनता को अपने पंजों में जकड़ लिया है और उसको ही पंजीयन मान लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। जो संघ है, समर संघ है, कोई संगठन नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? समाज संघ जो कोई बैंक नहीं है या कोई एनजीओ नहीं है जो लोन देगा या लोन लेगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? लेकिन हमारे 29 लाख संगठनों ने तो रजिस्ट्रेशन करके हमारे समाज को तबाही के कगार पर ला दिया है। संघ ने उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है और पंजीकरण संघ का कभी नहीं होगा। ये निश्चित तौर पर गोल्डन नियम 6 कहता है संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। जी सर, रजिस्ट्रेशन से सारी समस्याएं अगर दूर हो जाती तो हमारी समस्या तो कभी दूर नहीं होगी, लेकिन नहीं, उल्टा रजिस्ट्रेशन ने हमारी समस्या बढ़ा दी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के नाम पर जगह जगह चंदे की पर्चियां काटी जाती है कि भाई हमारा तो रजिस्ट्रेशन है, हमको तो पहले दो, उसका तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, हमारा तो पूरा पुराना रजिस्ट्रेशन हमको दे दो। तो कहाँ का मिलेगा? 29 लाख संगठनों को आदमी 1-1 रुपए भी देना चाहे तो 29 लाख रुपए कहाँ से आएगा? संभव नहीं है चीज। तो ये सारी चीजें संघ ने खत्म कर दी है। मेरी बात मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। संगम नमामि संगम। हाथ थोड़ी रहा है। जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई, तो बाबा साहब ने उस समय इन चीजों का अध्ययन किया कि जो हमारा समण संघ है, जो समाज है, बहुतायत में है, वो 6000 से अधिक जातियों में बिखरा हुआ है। उनको मैं अपनी बात कैसे समझाऊं, कैसे उन तक पहुंचाऊं कि तुम आप सब लोगों को इकट्ठा होना है, एक होना है। उस समय संचार के संसाधन भी नहीं थे, तो उस समय उन्होंने जब उनको मौका मिला आजाद भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने उन 6000 जातियों के समूह को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इनमें स्थापित करने का काम किया और उनको ये बताया, उनकी ये सोच थी कि 6000 जातियों के नाम पर जो बहुत बड़ी दुनिया बनी हुई है, उनको इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन वो इकट्ठा नहीं होंगे। तब उन्होंने 4 जगह 4 घेरे बना दिए और उन घेरों में बनाकर उनको बताया कि आप सब एक हो तो ये 4 घेरों के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आप जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे, मैं जो संविधान दे रहा हूं वो संविधान स्वतः ही आपके अधिकारों की पूर्ति करेगा। आपके अधिकार मिलेंगे, आपको रोजगार मिलेंगे, आपको शिक्षा मिलेगी, आपको सारे सम्मान मिलेगा, उद्योग मिलेंगे, नौकरी मिलेंगी। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब की बातों को लेकर हम लोगों ने बहुत संगठन बना लिए और संगठन बनाते 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 हम लाखों की संख्या में पहुंच गए। 29 लाख संगठन खड़े कर लिए। तो साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। बाबा साहब 6000 से अधिक जातियों को एक जगह इकट्ठा करना चाहते थे और आज हम 29 लाख से बढ़ गए हैं, तो 6000 को इकट्ठा कर नहीं पाए, 29 लाख जगह हम बढ़ने का हमने काम कर लिया। तो अधिकारों की बात तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान में जो अधिकार आपको दिए, जो सुरक्षित किए, उनको इकट्ठे होकर के ही लिया जा सकता था और लिया जा सकता है। लेकिन हम उस लक्ष्य तक आज तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी, अपनी एकता खंड खंड कर ली और 29 लाख से अधिक संगठनों में बांट ली। जब आज इस संघ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा पुरातन संघ है, भगवान उससे पहले समय का समर संघ है। आज उसको जो पुनर्जीवित करने की जो जरूरत पड़ी है, वो इसलिए पड़ी है कि हम इस देश में मालिक होते हुए भी हमारी कोई हैसियत नहीं बची है, और उसका कारण है हमारा बिखरा हुआ होना। तो संघ आज पुनर्जीवित हो चुका है और संघ
उस विचारधारा को आइडियोलॉजी के लिए उन सभी समाज के लोगों में, उन 85% लोगों में, उनके दिमाग में उस आइडियोलॉजी को स्थापित करना चाहता है। और जिस दिन वो आइडियोलॉजी स्थापित हो जाएगी उस दिन संविधान आपको स्वतः बोला करके कह देगा कि आपके अधिकार देने के लिए मैं खड़ा हूं, आप आ जाइए। क्योंकि संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो लोकतांत्रिक प्रणाली है। अगर हम इकट्ठे हैं तो हम देश में सारे संसाधनों पर उनका संचालन भली भांति कर सकते हैं, उन पर कब्जा कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, कर पाएंगे। इसी तरह से शोषण का शिकार होते रहेंगे जिस तरह से आज हो रहे हैं। तो जब संघ ने आज संघ जगह जगह मीटिंग कर रहा है, हम गांव में संधि लगा रहे हैं और गांव में संधि लगा करके उनको समझाते हैं संघ व्यक्तिवाद नहीं है, संघ में किसी व्यक्ति का कोई अधिकार या कानून नहीं है, सबका सामूहिक निर्णय है। जो संघ निर्णय करेगा वो सभी के लिए मान्य होगा और जो सभी के लिए मान्य होगा, संघ का निर्णय होगा वो सब जन हितकारी होगा। तो इसलिए व्यक्तिवाद को पीछे कर दिया गया है, क्योंकि व्यक्तिवाद से कोई लड़ाई का रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट आएगा तो इकट्ठा होकर के आएगा। और मेरा अपना मानना कहना यह है कि संघ एक वो नर्सरी है। हम संघ के माध्यम से, क्योंकि जो भी 85% समाज में हमारा बच्चा पैदा हो रहा है, जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है, हेलो, वो संघ का सदस्य है। आप यहाँ बैठे हैं, आप सदस्य एक्टिव सदस्य हो चुके हैं और अनएक्टिव सदस्य के लिए हमें एक्टिव करना है। ये हमें इस चीज के लिए प्रेरणा लेनी है, संघ की लगा के गांव तक फैलाना है। जिस दिन हम प्रत्येक सदस्य को एक्टिव कर देंगे और उसको बता देंगे। ऊपर वाले भी बोल रहे हैं जब हम IICC के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तो हमारे जो बड़े मेहनती समरसनीय दिल्ली के आरपी गौर जी, उनको फोन आया तालकोटा स्टेडियम से। उन्होंने कहा कि G20 का फूड फेस्टिवल लग सकता है और G20 के फूड फेस्टिवल के कारण आपकी जो डेट है 12 तारीख वो कैंसिल हो सकती है। क्लोज है, आप कहीं ऑल्टरनेट नाम कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लेना, हो सकता है जो भी हो सकता है ना भी। तो संघ बैठा, संघ ने डिसाइड किया कि रजिस्ट्रेशन रुकवा दिया जाए। तो 1600-1700 रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके थे, तो रजिस्ट्रेशन रुकवा, पर कंफर्मेशन नहीं आई। इसलिए संघ ने कमर कसी कि अगर मान लो लास्ट मोमेंट पे वो तालकोटा स्टेडियम देंगे तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में पूरी ताकत लगाएंगे, सबको बुलाएंगे। और अगर तालकोटा स्टेडियम कैंसिल हो गया और हमें यहाँ आना पड़ा तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ये 1800-1900 आदमी खेल सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि 200-300-400 आदमी बाहर रह सकते हैं, 200-300 आदमी यहाँ सकते हैं और 1000 आदमी की यहाँ सीट है। तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ती, फिर पता चला कि तालकोटा नहीं मिलेगा तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में रजिस्ट्रेशन पूरे से बंद कर दिए, ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। अब समस्या ये थी कि जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्होंने अपने जहाज के टिकट और रेल के टिकट भी बुक करा दिए, बाहर के लोगों को मायूस नहीं कर सकते, इसलिए डेट चेंज नहीं की, डेट यही रखी। संघ का नियम है कि साल में एक संगति राष्ट्रीय लेवल की हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, या 2 साल में 3 हो सकती है, रोज लगती नहीं है। इसलिए ये ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया गया और जो संख्या बहुत बड़ी होनी थी वो संख्या बड़ी ना होगी, जितनी संख्या रजिस्टर्ड हो गई उतनी। यही कारण है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास NCR में प्रचार करने की या लोगों को संपर्क करने की या फोन करने की या संघियों में रजिस्टर करने की कोई भी मेहनत नहीं की और ना ही उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ ज्यादा ओवरलोड हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ये कारण यहाँ संघ का, चूंकि अब लगभग 4 बज चुके हैं और संघ का कार्यक्रम समाप्त होगा आज का, तो कुछ बातें आप ध्यान रखें। तो खाना सभी का शाम के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि खाना दिन भर चला था,
हमारे अनाउंसर ने बार बार बताया भी कि खाना पूरे दिन चलेगा, तो जो बाहर के लोग हैं वो सब अपना खाना लेके जाए, उनका पैक हो रहा है और लगभग खाना सभी लेके जाए, उसके बाद चाय नाश्ता भी होगा, क्योंकि आप सब लोग खाने में 1 बजे एक साथ पहुंच गए तो गुजारा नहीं बना, गुजारा शायद बन रहा है, क्योंकि खाने का मेनू अलग था, पर इमरजेंसी हो गई तो फिर वो पूरी सब्जी चलती रही, खाना काफी है आपके लिए, खाना लेके जाए। दूसरा, जब हम कार्यक्रम की यहाँ से अनाउंसर घोषणा करेंगे कि अब कार्यक्रम समाप्त है, तो ये जो बैनर है पूरा का पूरा ये स्पेशल आपके लिए बनवाया गया है। ये 16x30 का बैनर है, इसमें जो 14 फीट है इसके साइड है जो आपके जो बी है, इस पर सभी लोग अपना ग्रुप में अकेले खूब खिंचवाएं, आधा घंटे 1 घंटे, क्योंकि संघ का जो लोगो है वही संघ है जो आपकी पहचान बताता है। इसके अलावा जो संघ के स्टिकर हैं वो स्टिकर बाहर बिक रहे हैं, वो स्टिकर 25 रुपए के 18 स्टिकर हैं जो छप के आए हैं, वो सब स्टिकर लेके जाए, एक सेट और एक कैलेंडर, एक किताब, और किताब 100 रुपए की साथ है, वो सारी किताबें आज खत्म हो गई है, तो जितने भी सभी हैं वो अपने साथ 7-7 किताबें लेके जाए, क्योंकि समर सभी किताब लेना जरूरी है। और कैलेंडर का यहाँ फोटो खींचेगा, वो कैलेंडर वाले जो कैलेंडर है वो अंदर लेके आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस बीच में, क्योंकि लास्ट में हर एक सभी के हाथ में कैलेंडर रहेगा और उसका फोटो भी बनेगा यहाँ भी और वहाँ भी, वो हमारी पहचान है। इसलिए कैलेंडर वाले जितने भी लोग हैं और समझ वाले उनसे कहें कि वो अंदर लेके आ जाए, जिसको लेने होंगे वो ले लेंगे, तो सभी को लेना है, इसकी तैयारी कर लें। और लास्ट में जो डेडिकेटेड जिन्होंने संघ में अपने आप को विलीन कर लिया है उनकी यहाँ शपथ होगी, जो हमारे यहाँ गुजरात से आए हुए हैं, जो उठा के हमारे वो बताएंगे कि उनकी कमेटी ने कितने लोगों को अप्रूवल दिए, वो लोग यहाँ शपथ लेंगे। शपथ का कार्यक्रम डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे होगा, वो शपथ का कारण कैसे कैसे वहाँ बताया जाएगा, ये कार्यक्रम आपकी का रहेगा। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि बाद में आपको मिसमैनेजमेंट ना हो, इसलिए खाना सबको लेके जाना है, नाश्ता पानी करके जाना है और फोटो खिंचवा के जाने हैं और समर संघ की सारे लोग एक दूसरे से मिलते जाने हैं। ये सबसे आखिर का कार्यक्रम रहेगा जो बाद में अनाउंसर इसको अनाउंस करेगा। समर संघ अब विदेश में भी जा चुका है, जैसा आपने देखा है, कनाडा से यहाँ उतराजी आए हुए हैं, अजय जलवानी आ नहीं पाए, वहाँ रविदास मंदिर में समर संघ की मीटिंग की तैयारी चल रही है, और भी कई देशों में, नीदरलैंड में यहाँ इनकी तैयारी चल रही है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो समर संघ जो बढ़ रहा है, या समर संघ में लोग आ रहे हैं, या समर संघ चल रहा है, या समर संघ का जो समिति है वो दिन तरक्की कर रही है, उसके कारण सब आप जानते हैं। उसके कारण जो बुराइयां हमारी आ चुकी, जो बुराइयां हो चुकी, उन बुराइयों को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और उन बुराइयों से हम लड़ रहे हैं। जैसे जैसे बुराइयां खत्म होती जा रही हैं वैसे वैसे अच्छाइयां निकल के आती हैं। अभी सारी बुराइयां खत्म करने के बावजूद भी कुछ चीजें रह गई, क्योंकि शुरू में हमारा संघ था, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद ने बताया है संघ बचानी, और वो खुद समर संघ के मेंबर रहे हैं, ये सर्टिफाइड है, किताबों में लिखा हुआ है, ये हम खुद बताते हैं। अब संघ के अंदर भी तो संघ जब टूटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, उनका नाम संगठन हो गया, उनका नाम पार्टी हो गया, उनका नाम कोई ग्रुप हो गया, उनका नाम कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया और कोई संस्था हो गया, वो उसमें बनने लगे। पर जो संगठन की प्रॉपर्टी है या संगठन के गुण है जिसके कारण संगठन बनते हैं, और फिर जो संगठन टूटते हैं, संघ से संगठन टूटते हैं, तो संघ की जो प्रॉपर्टी है गुण है वो अलग है और संगठन के अलग है। यहाँ जो ये 10 नियम है ये संगठन में नहीं पाए जाते, ये संघ में पाए जाते, क्योंकि अगर ये नियम में से कोई नियम टूटता है तो वो संगठन बन जाता है। तो हमारा संघ था, संघ से टूटकर संगठन बने, और अब हम क्या कर रहे हैं कि संगठनों को खत्म करके संघ बनाए। हम सारे ही किसी न किसी संगठन के कहीं ना कहीं संगठन जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी समझ नहीं रही, हमें पता नहीं चला। अगर हमारे अधिकार सुरक्षित रहते, अगर हमारे अधिकार नहीं जाते, अगर हम सब कुछ मजे में रहते, जो बाबा साहब ने जितने अधिकार दिए हैं इसके अलावा हमारे आर्थिक अधिकार बढ़ जाते और हमारे सामाजिक अधिकार, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स दिए,
वो पास नहीं करवा पाए। सामाजिक अधिकार बराबरी का और आर्थिक अधिकार सबके लिए, आर्थिक यानी पैसे का अधिकार, सबको पैसे की सुरक्षा का अधिकार ही बाबा साहब नहीं करा पाए। तो अगर सब कुछ ठीक रहता तो वो अधिकार भी बढ़ जाते, और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो वो अधिकार को लाए थे वो भी जाने लगा। तो इसका कारण ये है कि हमको ये ध्यान में आया कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने संगठन हैं, और अभी अगर यहाँ धीरे धीरे जय भीम का नारे का कंपटीशन हो जाए तो मेरे ख्याल में सारे पंजीयन पास हो जाएंगे। पर इतना नारा लगाने के बाद, इतनी संगठन के बाद, इतना भाषण देने के बाद, इतने सम्मेलन करने के बाद, इतनी रैली करने के बाद, इतना सेमिनार करने के बाद, और हमारी सारी पॉलिटिकल सीट भरी हुई है उसके बाद, यानी कि हमारा राजनीतिक जो परसेंटेज है, जो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो पूरा रहा है, हमेशा पूरा रहा है। उसके बाद भी अगर सब जा रहे हैं तो कहीं गड़बड़ है। तो अगर ये सारे अधिकार नहीं जाते तो संघ की जो याद है हमको नहीं आती, क्योंकि जो सुखी आदमी होता है उसके माँ बाप जब मरते हैं तो उसकी बढ़ती याद नहीं रहती। सुखी आदमी को अपने माँ बाप क्या मरण याद नहीं रहता, पर जो दुखी लोग होते हैं उनको माँ बाप रोज याद आता है, रोज याद आते हैं, कहाँ छोड़ गए, कहाँ पैदा कर गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो अगर हम सुखी होते तो हमको संघ की याद नहीं आती, पर हम दुखी हैं तो इसलिए हमको याद आया कि संगठन से बात नहीं बन रही है तो कोई तो रास्ता होगा। क्योंकि सारे जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने बताया है कि हम राजा रहे हैं, उन्होंने बताया है कि हम सम्राट अशोक रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम जीवन जैसे महाज्ञानी डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने बताया कि तक्षशिला जैसी हमारी यूनिवर्सिटी रही है, उन्होंने बताया कि नालंदा में हम पढ़ाते थे, उन्होंने बताया कि जितने भी राजा थे वो सब हम ही थे, उन्होंने बताया कि सारे खेत खलियान हमारे थे, उन्होंने बताया कि पत्थर पे लिखने वाले लिखैया हम थे, उन्होंने बताया कि पत्थर पे लिखी हुई को पढ़ने वाले पढ़िया हम थे, उन्होंने बताया कि हम कभी याचक नहीं, हम कभी भिखमंगे नहीं, हमारी पुस्तकों में, हमारी खानदान में भी कोई याचक नहीं रहा। पर उन्होंने बताया कि बामन हमेशा याचक ही रहा है, बामन ना पढ़ा है, ना लिखा है, ना उसके पास खेती हो सकती बाहर से आया है, ना जमीन हो सकती बाहर से आया है, ना कोई हुनर उसके पास, कुछ नहीं उसके पास, सिर्फ याचना थी, याचक था। तो ये सारी चीजें हमें वो बताते हैं कि सब चीज हमारे पास नहीं है और हम